बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, यानी अब प्री कैंसरस हैं, अभी कैंसर की तरफ गए नहीं गए लेकिन जा भी सकते हैं। चार चीज़ें हैं इसमें, वो बात करता है पैथोमा के, फाइब्रोसिस्टिक चेंज, इंट्राडक्टल पैपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा और फाइलोइडिस ट्यूमर। और इनमें बेसिक बात यह है कि सिवाय आखिरी वाले फाइलोइडिस ट्यूमर के सारे प्री मेंस्ट्रुअल हैं, यानी मेंसेस अभी ख़त्म नहीं हुए तब ही आएंगे, यानी कि ये सब हार्मोन डिपेंडेंट है, हार्मोन सेंसिटिव हैं, यानी कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या जो मेंस्ट्रुएशन है, इन सब की साथ साथ इनमें पेन ज़्यादा या इनकी ग्रोथ ज़्यादा पे फ़र्क पड़ेगा। सही। अब बारी-बारी ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले हमने बात की फाइब्रोसिस्टिक चेंज की, तो फाइब्रोसिस मतलब थिकनिंग हो गई, स्कारिंग हो गई, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू इकट्ठा हो गया। सिस्ट मतलब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है, एपिथेलियम लाइन्ड। सही। जब दोनों चीज़ें मिलके बनी तो इसे फाइब्रोसिस्टिक चेंज कहा। जाके ये देखो पहली फिगर में सिंपल ब्रेस्ट थी, उसमें 2-3 जो हैं वो नॉर्मल जो ग्लैंड थे। अब वहाँ पे अगर एकदम से क्या बना है, दूसरी वाली फिगर में देखो कि यहाँ पे एक तो सिस्ट का नंबर इंक्रीज़ हो गया है और दूसरा ये येलो वाली क्या है, फाइब्रोसिस हो गई है, वहाँ पे वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट बढ़ गया है, तो इसको हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंज कहा। और इसी को हम नीचे वाली फिगर में देखते हैं कि दिस इज़ द नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू और इसको कंपेयर करो ये फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट से। तो अब फ़र्क लग रहा है ना कि एक तो ये कि एक मास था तो वो ग्रो किया हुआ है, सेकेंडली यहाँ पे इतना हिस्सा वाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सेल्स नहीं है, फाइब्रोसिस हुई हुई है। तीसरी बात क्या है कि मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड डोम शेप्ड अपीयरेंस कैविटीज़ आई हैं, जिन्हें हमने सिस्ट्स कहा है, वो बन गई हैं। तो यही चीज़ हमें वो यहाँ पे बयान करता है। प्रेजेंटेशन क्या होगी कि एक लंपी ब्रेस्ट, एक मास जो है वो ब्रेस्ट में आया, कहाँ पे, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। हमने जब एग्ज़ामिनेशन किया तो सिस्ट ने एक ब्लू डोम अपीयरेंस दी, जैसे कि अभी हमने बात किया यहाँ पे। नॉर्मली बेनाइन है लेकिन कैंसर में बन सकती है। वो किस तरह से कि अगर शुरू वाला मसला है, शुरू वाला यही है कि जैसे हमने कहा फाइब्रोसिस हुई, सिस्ट बनी है, और तीसरी उसने बात की है एपोक्राइन मेटाप्लेजिया। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया कहते हैं कि जिसमें सेल जो है वो पहले की निस्बत बड़ा हो जाए साइज़ में, लेकिन उसमें सिर्फ जो है, जो जेल लाइक सब्सटेंस है या हाइलेनाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से सेल इंक्रीज इन साइज़ हो। ठीक। ये तीन चीज़ें हो तो अब कोई इंक्रीज रिस्क नहीं है कैंसर का, यानी कि फाइब्रोसिस्टिक बिना जो नॉर्मल है वो नॉट एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ कैंसर। लेकिन अगर उसमें डक्टल हाइपरप्लेजिया आ जाए, यानी कि ये नॉर्मल डक्ट के एपिथेलियम है, उसके गिर्द एक और एपिथेलियम आ जाए, यानी इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ सेल्स हो जाए, या फिर स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस हुआ है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट थी, उसके अंदर आके अब ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्लैंड्स बन गए हैं, और उसके अलावा ये एडिनोसिस हुई ना, मोर नंबर ऑफ़ ग्लैंड्स, और स्क्लेरोजिंग मतलब ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई है। तो इन तीन सिचुएशंस में मोर नंबर ऑफ़ ग्लैंड्स, फाइब्रोसिस, डक्ट में हाइपरप्लेजिया, अब 2 गुना इंक्रीज़ रिस्क हो गया है कि कैंसर में कन्वर्ट हो सके। और फाइनली अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो गया ना, तो अब 5 गुना रिस्क हो गया है कि ये कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सके। दिस इज़ द फाइब्रोसिस्टिक चेंज। अब हम बात करते हैं पेपिलोमा की। पेपिलोमा जैसे हम बात करते हैं ना जीआईटी में, कि जो है जीआईटी में बेशतर पेपिलोमा बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी पेपिलोमा है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन वो कहता है कि यहाँ पे देखो कि मल्टीपल ब्रांचिंग फाइब्रोवेस्कुलर कोर्स होती हैं, और हर एक के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू एक्सिस होता है, जिसके अंदर एपिथेलियल ल्यूमिनल सेल्स और मायो एपिथेलियल सेल्स, यानी सेम सेल्स होते हैं लेकिन मल्टीपल आउटग्रोथ्स हैं वो बन जाती हैं। तो ये वाली आउटग्रोथ्स लेकिन सेम सेल्स हों, और वो जो है वो ज़्यादा सेल्स जो हैं वो आ जाए, हाइलेनाइज स्ट्रोमा ज़्यादा आ जाए, तो ये पेपिलोमा बन गया। अब इसमें मेन चीज़ बच्चों ये देखो, ये असल चीज़ है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज, ब्लडी निपल डिस्चार्ज, ब्लडी निपल डिस्चार्ज। और इसी वजह से इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है पैपिलरी कार्सिनोमा से, क्योंकि उसमें भी सेम आता है। पर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स क्या हैं? वो हुआ जिसमें उम्र ज़्यादा हुई, यानी बूढ़ी ख़वातीन में होगा, कार्सिनोमा है ना वो। और दूसरी बात कि उसकी जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें मायो एपिथेलियल सेल्स नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर फ्रॉम द पैपिलरी कैंसर। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं इसमें, दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब आते हैं तीसरी वाली पे, वो है हमारे पास अगला कैंसर जिसे हम कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा। अब फाइब्रो एडिनोमा ये भी वही है कि फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स, लेकिन अब ये क्या है कि उनका ट्यूमर है। सही।
वो थी कि उसमें सिर्फ सिस्टिक फाइब्रोसिस्टिक चेंज आया, और ये है फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड का ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। सही। ये किन में? सेम प्री मेनोपॉजल वुमेन में होता है। एक वेल सर्कमसाइज्ड एक ऐसे का मैस होता है। अब ये हम चीज़ें नोट करने वाली, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूरोप्लाज्म है, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये हार्ड मार्बल लाइक मैस होता है। तीसरा, मोबाइल होता है, इसको आप पकड़ के इधर उधर भी ब्रेस्ट के अंदर कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल दूसरी ब्रेस्ट में ही ले जाओ, लेकिन आप उसको वो स्किन के साथ या पीछे वाले मसल्स के साथ अटैच नहीं होता है। तीसरा, ये एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, इस वजह से मेंस्ट्रुएशन के साथ या प्रेगनेंसी के दौरान जब ये ज़्यादा ग्रो करता है तब ज़्यादा पेन भी हो सकती है। एंड चौथी बात ये कि इसके भी कैंसर से रिस्क नहीं है। अब इसी को हम अपनी फिगर में देखते हैं। दिस इज़ फाइब्रो एडिनोमा। अब इसकी प्रेजेंटेशन या मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, ये पॉइंट्स आपने साथ साथ लिखते जाना है। पहली बात ये कि ये ओल्डर वुमेन में होता है, सही। और इसके अंदर क्या होता है, डेंसली हाइलाइज्ड ट्रॉमा होता है। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ज़्यादा माइक्रोस्कोप में देखते तो ये जो एपिथेलियम है ना यहाँ पे, वो एट्रोफिक हो जाती है, वो ख़त्म होती जाती है। और हाइलाइनाइजेशन, ये इर्द गिर्द वाली, ये जो सारा बाकी वाला मैस है ब्लू कलर का, इसे शो करना चाहिए, वो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हाइलाइनाइज्ड मैस इर्द गिर्द। तो हाइलाइनाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, एपिथेलियम वो एट्रोफी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, या वो कंप्रेस हो जाती है, या वो डिस्टोर्ट हो जाती है। अपीयरेंस, स्लिट लाइक अपीयरेंस, क्या कहती है रॉबन के, स्लिट लाइक स्पेसिस की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एंड फाइनली हमें जो अभी बात किया है कि हमने वेल सर्कमस्क्राइब्ड रबरी मैस है, और इसमें क्या होते हैं, ग्रेइश वाइट नोड्यूल्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर आए होते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है हमें। अगली चीज़ वो कहती है कि अगर हम इसको देखें मेमोग्राफी पे, तो उसमें क्या आता है, नोट कर लें बच्चों साथ में, मेमोग्राफी में इसमें आता है लार्ज लोब्यूलेटेड पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन में। और अगर हम इसी की बायोप्सी करें तो बायोप्सी में आता है हमारी स्मॉल कैल्सिफिकेशन जो कि क्लस्ट्रेटेड अपीयरेंस में आती हैं, सही। बायोप्सी में आया दोबारा से लार्ज लोब्यूलेटेड पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन मेमोग्राफी में, और बायोप्सी में स्मॉल कैल्सिफाइड कैल्सिफिकेशन जो क्लस्टर अपीयरेंस में आती हैं। सही हो गया। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, जो कि इसको ज़्यादा करते हैं। और वो कहता है कि ये डेवलप करता है वुमेन में जो कि रीनल ट्रांसप्लांट के बाद साइक्लोस्पोरिन ए लेती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजिया करवा देता है लोब्यूलर स्ट्रोमा का, तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क भी हो जाता है फाइब्रोएडिनोमा का। सही। प्री मेनोपॉजल यानी 20 से 30 साल की उम्र में होगा। अब फाइनली हम अपने आखिरी ट्यूमर की बात करते हैं, बिनाइन ट्यूमर फेलोइडिस ट्यूमर, जिसका सिस्टोसार्कोमा फेलोइडिस दूसरा नाम है। और ये वो वाहिद ट्यूमर है जो पोस्ट मेनोपॉजल में होगा, बाकी सारे प्री मेनोपॉजल में होंगे, बिनाइन वाले, सही। इसमें क्या होगा, फाइब्रस कंपोनेंट की ओवर ग्रोथ होगी। ये नीचे वाली फिगर में देखो, दिस वन, फाइब्रस कंपोनेंट ज़्यादा हो गया, उसकी ओवर ग्रोथ होगी। जब हमने बायोप्सी की तो उसमें भी हमें लीफ लाइक प्रोजेक्शंस ये नज़र आई, जैसे कि ये खुद हैं। लेकिन ये कुछ केसेस में मेलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये दो टाइप्स का हैं, ये लो ग्रेड होती हैं, हाई ग्रेड होती हैं। जो लो ग्रेड हैं ये ज़्यादा सेलुलर होती हैं और इसमें माइटोटिक फिगर्स होती हैं फाइब्रोएडिनोमा की निस्बत। लेकिन जो हाई ग्रेड है उसके जो है ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इसकी फ्रीक्वेंट रिकरेंसेस ज़्यादा होती हैं। ये वैसे कम होता है लेकिन मेटास्टेसाइज करने के चांसेस 1/3 हैं। डिस्टेंस हेमाटोजेनस स्प्रेड भी होता है इसका। और जो ज़्यादातर हाई ग्रेड लेजेंस हैं वो EGFR एम्पलीफिकेशन की तरफ जाती हैं, यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एम्पलीफिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें दूसरे सार्कोमास यानी कैंसर से डिस्टिंग्विश करना, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस। इसके अलावा आपको जो है बुक आपकी बिग रॉबिन कहती है, इसकी एक पिक्चर ले लो बच्चों, कि वो कहती है स्ट्रोमल ट्यूमर्स की और भी क्लासिफिकेशन है। अगर वो इंट्रालोब्यूलर हों तो वो फाइब्रोएडिनोमा फेलोइडिस होगा, लेकिन इंटरलोब्यूलर हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाइपोमा, एंजियोसार्कोमा, या ये सारे इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इनकी पिक्चर ले लो, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, दैट्स मोर देन इनफ, सही। और एक जो है वहाँ पे बात करती हैं कि एपिथेलियल जो है उसकी क्लासिफिकेशन होती है एपिथेलियल कैंसर्स की, तो उसकी ये पिक्चर ले लो कि 1% स्प्रेड है इन्वेसिव कार्सिनोमा का फाइब्रोसिस्टिक चेंज में,
प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपिया का 1.5 से 2% है। अगर एटीपिया भी हो जाए, एटिपिकल चेंज आए, तो उसका 4 से 5% है। और फाइनली डॉक्टर जो कार्सिनोमा इन सिटू है उसका 8 से 10% कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और तीसरी बात ये कि अगर वो आपको आ जाए कि एजीसीसी कैंसर स्टेजिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग की वो बताएं, तो वो ये नीचे एंड वाली है, DCIS, LCIS और ये सारे ग्रेड्स जो हैं इसके, ये भी हमारा बिग रॉबिन से है, तो इसकी भी पिक्चर ले लो, इसको याद पे लिख लो। और फाइनली ये कि बिग रॉबिन में यही वाले जो चेंजेस आप बनाए ये बहुत डिटेल से लिखे हुए हैं। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में देखोगे तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने बात की हैं। फाइब्रोसिस होती है, एडिनोसिस होती है, स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस होती है, सब वही हैं। जो बाकी के सारे हैं ना, उसको उसने मेंशन कर दिया है विदाउट एटीपिया में, सही है। जैसे ये एंड वाला देखो पैपिलोमास है, इसी तरह से वो बाकी के चेंजेस भी इसी के अंदर काउंट हो जाते हैं। अगर हम देखें, अगर विद एटीपिया की बात करें तो इसमें 2 ही चेंजेस आती हैं, एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया या फिर एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया। ये 2 चीज़ें हैं जो कि एटीपिया में आती हैं, बाकी सारी विदाउट एटीपिया में आती हैं। ये प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस होती हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों में से प्रॉफ में नहीं पूछा जाता, तो बस इनके नाम एक दफ़ा देख लो, पढ़ लो, एंड दैट्स मोर देन इनफ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।